अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुन आजमी और हमारे साथ हैं आपके जाने पहचाने डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, ऑलवेज अ प्लेजर। आपने बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका अपना शो है। कई लोग लिखते हैं कि आप ये क्यों बोलते हैं कि आपने बुलाया, तो शुक्रिया। तो आपका अपना शो है बिल्कुल। और आज हम बात करेंगे सर एक बार फिर ईरान के साथ बातचीत हो रही है पाकिस्तान से। होम मिनिस्टर भी ईरान के विजिट पे थे, आज फील्ड मार्शल भी थे, उसके बाद चाइना जाएंगे। कतर का भी कुछ रोल बीच में दिखाई दे रहा है। क्या आपको लग रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रही है? आरजू जी, ये तो बहुत ही सीक्रेटिव टॉक्स हैं, किसी को कुछ पता चलेगा नहीं कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मगर मेरा ये मानना है कि इन सब का कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन और ये वॉर रुके और चीजें नॉर्मलसी पे जाएं। बट इतना एक दूसरे के प्रति डिस्ट्रस्ट है, इतने सारे इस कॉन्फ्लिक्ट में एंगल्स हैं, उन सब को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होगा, उन सब को खुश कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो आपने देखा यूएई नाराज हो गया, ठीक है ना, इस पूरे प्रकरण से यूएई नाराज होकर अलग चला गया। वो अब इंडिया के साथ उन्होंने नए नए मुआदे किए हैं, या जो भी आप उसको कह ले वो किए हुए। उसी प्रकार से आप देखें कि ट्रम्प साहब रोज जलील करते हैं ईरान को, रोज। कभी कह रहे हैं हम आ रहे हैं, हम ठोक देंगे, हमने प्लान बना लिया है और ये है। कभी वो बता रहे हैं जो उनके लीडर हैं, सुप्रीम लीडर, वो खबर निकलवा रहे हैं कि वो डिकैपेसिटेट हो चुके हैं या इनकैपेसिटेट हो चुके हैं, वो चल नहीं सकते, उनका सब कुछ जल गया है। इस टाइप से वो न्यूज़ दिलाते हैं ताकि मोरल डाउन हो। पॉइंट ये है कि ये सब तरीके से पीस तो नहीं आएगी। टेम्पररी कुछ हॉल्ट हो जाए तो हो जाए। ट्रम्प साहब के खुद भी हाथ पैर सूजे हुए हैं, वो वॉर में जाना नहीं चाहते। लेकिन लेट्स क्लियर, अगर उनको वॉर करना होता ना तो वो रुकते नहीं। उनको तो ये लगा कि ईरान भी वेनेजुएला होगा, वो 2-3 ऑपरेशन करेंगे, खेल खत्म। यहाँ ईरान ने उनके दांत खट्टे कर दिए। ठीक है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। 30 बिलियन डॉलर का खर्चा हो चुका है अभी तक इस वॉर में। जो ये 2 वीक चलना था, पता नहीं 200 साल लग रहे हैं मुझे तो भैया, जब से वॉर चले जा रही है। वो वही जो हालत रशिया की हुई यूक्रेन में, वही हालत हो गई अमेरिका की ईरान में। वो गए थे 2 वीक का कहने, उनको लगा कि जैसे पुतिन साहब का ये था कि बस हम यूं जाएंगे, यूं ऐसे ऐसे करके 3 दिन में कीव पहुंचेंगे। कीव में जो है वो पूरा का पूरा वहाँ पे सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा और हम जो है 1 हफ्ते बाद मॉस्को में बैठ के बढ़िया छोले भटूरे खा रहे होंगे। छोले भटूरे खिला दीजिए उनको। तो वो जी उल्टा हो गया, कुछ नहीं हुआ, उसका कोई फायदा ही नहीं। तो मेरे कहने का सिंपल से तात्पर्य यह है कि ये कर लिया जाए, लेकिन जब तक दिलों का परिवर्तन नहीं होगा तब तक कुछ खास नहीं। देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका ने सारे तरीके के युद्ध का उपयोग नहीं किया। अगर आप एक पैरेलल ड्रॉ करें अफगानिस्तान के साथ, जब बुश गए थे तो बुश ने सेम चीज ये की थी कि बुश ने हवाई हमले किए, तालिबान को डिसलॉज किया, तालिबान को पूरी तरीके से वो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं भेजे, ऊपर से ही उन्होंने अटैक करके तालिबान को बर्बाद किया। वो फिर वहां से चले गए इराक में। इराक में उन्होंने वॉर शुरू कर दी। उसके बाद चूंकि उन्होंने एक अच्छी खासी गवर्नमेंट को हटा दिया था, अब वो गवर्नमेंट की वजह वहां पे अफगानिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो गया। तो लोगों ने उनसे कहा कि भाई तुम जिस पर्पस के लिए गए थे कि उसको इस्लामिक आतंकवाद से तुम छुटकारा दिलाओगे, तो तुमने और फूक दिया। वो तो पूरा का पूरा बैटल ग्राउंड बना हुआ है, वहां पे जो सबसे ज्यादा कट्टर होंगे वो आ जाएंगे पावर में। तो वो फिर वापस उनको आना पड़ा 1 साल बाद। वो कार्लोटा गाल है, उनकी किताब है द रॉन्ग एनिमी, उसमें वो ये लिखती हैं कि भाई उनको वापस आना पड़ा 1 साल बाद, क्योंकि वो जो हालत थी अफगानिस्तान की, जिस तरीके का तो वो उन्होंने सोचा कि हमने ओसामा बिन लादेन को जो है संरक्षण देने वालों को मार के हरा दिया है ऊपर से, अब हमारा कोई जरूरत नहीं है। बाद में उनको पता चला कि तुम्हें तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी बनाना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, वरना अफगानिस्तान ऐसे ऐसे एंटी अमेरिकन पैदा करेगा कि आपके हालात खराब हो जाएंगे। तो उनको वापस आना पड़ा, वो फिर वही बूट्स ऑन ग्राउंड भेजने पड़े उनको। ये बात ईरान में भी यही लगा उनको कि हम हर बार वो गलती करते हैं। सेम ईरान और अफगानिस्तान का पैरेलल ड्रॉ कीजिए, आप जाके पढ़िएगा, यही काम बुश ने भी किया था।
सारे बॉम्बर से आए, उड़ा दिया उन्होंने, काबुल से भगा दिया तालिबान को। उसके बाद ही वहां पे खाना जंगी शुरू हो गई। नॉर्थर्न अलायंस जो था और उसके अलावा जो बाकी और फोर्सेस थी वो सब वहां पे आकर के अपना घर बना ली। इराक में उन्होंने यही किया। इराक को जब उन्होंने डिस्टेबलाइज कर दिया, उसके रिजल्ट में जो पावर वैक्यूम आया, आईएस आ गया, अल बगदादी वहां पे आ गया। तो आरजू जी, जब द पॉइंट इज कि ये इनकी गलती रही है, या तो ये बूट्स ऑन ग्राउंड भेजे भाई, ईरान में आप इन्वेड करें पूरी तरीके से फिर। और अगर आप ईरान को पूरी तरीके से इन्वेड नहीं करना चाहते, आपको डर लग रहा है कि ये दूसरा अबू गरीब बन जाएगा, दूसरा इराक बन जाएगा, दूसरा अफगानिस्तान बन जाएगा, दूसरा वियतनाम बन जाएगा, दूसरा कोरिया बन जाएगा, तो फिर ये ब्लॉकेज नाटक क्यों? फिर दुनिया को क्यों आप परेशान कर रहे हैं? फिर तो विश्व को जियो और जीनो दो के रोड पे चले ना जी। मैंने इनका तुलसी गबार्ड जी का वो पढ़ा रेजिग्नेशन लेटर, और जो कॉज है उसमें वो बता रही है कि इनके हस्बैंड को कैंसर हो गया है। अब ये तो उन्होंने कॉज दिया, उन्होंने कहा कि ऐसे टफ टाइम पे जो एंडरसन है शायद, या अब्राहम है शायद इनके हस्बैंड का नाम, तो उन्होंने कहा कि ऐसे टफ टाइम पे हम अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकते। उन्होंने मेरे पॉलिटिकल करियर बनाने में बहुत मेरी सहायता करी, वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। तो इसको देखते हुए हम जो है अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए अभी फिलहाल हम रेजिग्नेशन दे रहे हैं। ये जी आप बोले। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि यही रीजन है या कुछ और भी हो सकता है? ट्रम्प से नाराजगी या कुछ और तंग किया जा रहा है? बहुत से लोग, ऐसा भी होता है ना कि लोगों को मजबूर कर देते हैं रिजाइन करने पे। मैं ये वाली बात में दम पाता हूँ आपके, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तुलसी गबार्ड जी के घर पे सब छापा उपा भी पड़ा था। तो बिल्कुल उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। जो आप कह रही हैं वो एक संभावना हो सकती है, मगर मेरे पास इसके कोई वो नहीं। हालांकि ये देखा जाए तो वाकई में ट्रम्प से इनके रिश्ते ठीक नहीं जा रहे थे, और इसको देखते हुए शायद ये जो हुआ है वो एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन है ट्रम्प साहब के अगेंस्ट में, रादर देन सिर्फ वही कॉज है जो दिखाया जा रहा है। वरना तो नेशनल जो इंटेलिजेंस की वो होती है, उनको तो घर पे ही अपना ऑफिस बना सकती थी वो। उनको कोई ऐसा तो नहीं कि सुबह 10 बजे से ऑफिस जाना है, फाइलें निपटानी है। तो जो आप कह रही हैं उसमें मेरिट है आरजू जी, मैं आपसे सहमत हूँ। बिल्कुल, ट्रम्प साहब का जो डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी है वो तो अब चेक हो जाएगा 1 साल में क्या होता है। वो अब मेरे पास तो कोई ऐसे सबूत नहीं है कहा जाए कि बहुत ज़्यादा गिरा है, मगर हाँ एडमिनिस्ट्रेशन पे उनकी पकड़ जो है उस तरीके की स्ट्रॉन्ग जो है वो बनी हुई है। वो जिसको चाहते हैं उसको निकाल देते हैं, जिसको नहीं चाहते हैं वो उनके ऑफिस में नहीं रह सकता। लेकिन ये है कि फिर धीरे धीरे उनके रिश्ते भी ठीक हो जाते हैं। आप देख ले जैसे इलॉन मस्क के आखिरकार रिश्ते ठीक हो गए ट्रम्प साहब से। अभी वो चाइना के ट्रिप पे हर जगह दिख रहे थे इलॉन मस्क। कहाँ उनकी सिटीजनशिप कैंसिल की जा रही थी, कहाँ ये बताया जा रहा था कि ये साउथ अफ्रीकन है, और कहाँ वो ट्रम्प साहब के साथ एयरफोर्स 1 में बैठ के चाइना में स्टेट डिनर ले रहे हैं। तो देखिए ट्रम्प साहब एसेंट्रिक है, उनके बारे में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। देखिए आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान का कुछ इसमें बहुत सिग्निफिकेंट रोल हो पाएगा। पाकिस्तान उस तरीके से कन्विंसिंग रोल नहीं प्ले कर सकता। उसका रीज़न है कि आई डोंट थिंक ईरानियंस को पाकिस्तान के ऊपर वो ट्रस्ट होगा जो पब्लिक कंजम्पशन पे आप ना जाएं। वो ट्रस्ट आईआरजीसी कभी नहीं करेगी। आईआरजीसी एक रिलीजियसली कमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनका पूरा कमिटेड आइडियोलॉजी है शियाइज्म पे, और वो तो पसंद नहीं किया जाता है सऊदी अरेबिया में, और आप एक सुन्नी कंट्री है। तो ये सब एंगल को आप रूल आउट नहीं कर सकती। कतर भी तो बीच में आ रहा है सर, कहीं ना कहीं कतर का नाम भी आ रहा है। अब जब नाम आ रहा है या वो कतर कर क्या रहा है मुझे नहीं पता, बट आई डोंट थिंक कि कतर उस तरीके से खुल के आएगा। कतर, बहरीन, इन लोगों ने तो ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन में कंडमनेशन का रिजोल्यूशन पास करवाया है कि जो ये किया है ईरान ने यूएई और सऊदीया पे और दूसरी जगह अरब कंट्रीज पे अटैक करके, वो वायलेशन है यूएन चार्टर का। तो देखिए मैसेज क्या है ऐसा पीस टॉक करना है यार, ये पिछले 8 साल से चल रही है पीस टॉक। ऐसा कौन सा मैसेज है जो कि ईरानियंस नहीं जानते हैं? ऐसा कौन सा मैसेज है जो ट्रम्प को नहीं पता है? अगर ये लग रहा है ट्रम्प साहब को कि हम डरा करके और उनको बम मार करके उनको कमजोर कर दिया और हम जो चाहेंगे वो मान जाए, तो आप करके देख लें, कुछ नहीं होगा। और अगर हुआ भी ना, याद रखिएगा
अगर मान लीजिए ईरानियंस बेइज्जत होकर के इसको एक्सेप्ट भी करें क्योंकि मजबूरी पड़ जाए उनके ऊपर, ये याद रखिएगा जिस दिन वो तगड़े होंगे वो बदला लेंगे, क्योंकि ये परमानेंट नहीं होगा। यही काम तो जर्मनी ने किया था ना 1919 के बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन हुई थी, उस ट्रीटी ऑफ वर्साई में जर्मनी को लिटरली ह्यूमिलिएट किया गया था। इसलिए जो भी वर्ल्ड वॉर 2 को हिस्टोरियंस लिखते हैं उन्होंने कहते हैं, वो कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बीच तो वर्ल्ड वॉर 1 की ट्रीटी ने बो दिए थे। तो मैं बात वही कह रहा हूं कि अगर आप ह्यूमिलिएट करके पीस निगोशिएशन करवाइएगा, जबरदस्ती करवाइएगा, सफल नहीं हो पाएगा। बाकी आप देख लीजिए। लेकिन इतनी ताकत आपके ख्याल से ईरान में आई कैसे कि उसने इजराइल और अमेरिका जैसी पावर से टक्कर ले ली? अकेला तो ईरान ऐसा कुछ कर नहीं सकता। ये आपको लगता है नहीं ईरान कर सकता है? अकेले भी ईरान इन लोगों को फेस कर सकता है और इनको टफ टाइम दे सकता है? नहीं, देखिए ईरान ने तो मतलब ईरान हिजबुल्लाह और हमास वाला रास्ता अपना रहा था। ये बात मैं नहीं मानता आपकी कि जो है वो अचानक से लड़ाई उन्होंने शुरू की। इस पूरी लड़ाई को जिंदा मेरी तो अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है, इस पूरी लड़ाई का दोषी ही ईरान है, क्योंकि उन्होंने हिजबुल्लाह हमास को, उन्होंने ये सोचा कि हम दूसरे की जमीन से लड़ाई लड़ेंगे, जब आपकी आइडियोलॉजी ये थी कि हम पैलेस्टाइन से लड़ेंगे, हम पैलेस्टाइन की जमीन को यूज करेंगे और हमारे घर तक वो आंच नहीं आएगी, ये तो गलत था। भाई इजराइल ने क्यों अटैक किया ईरान के ऊपर? क्योंकि उनको पता था कि ये हमास के जो लोग हैं ये तो सिर्फ और सिर्फ पूंछ है, इसका जो सर है, अगर सांप को मारना है तो फन कुचलना होगा, और फन तो तेहरान में बैठा है। सबको ये बात पता था कि हिजबुल्लाह और हमास कौन सपोर्ट करता है, न तो सऊदिया करते, न सऊदी उसको बनाए थे, न सऊदियों का उनमें इंटरेस्ट था, न किसी अरबी का इंटरेस्ट था। तो कतर और ईरान कर रहे थे इस चीज को। सो बॉटम लाइन मेरे आपसे कहने का क्या मतलब है कि ईरान को आप इस पे दोषी नहीं दे सकते कि ईरान में हिम्मत कैसे आई। ईरान को उसका जो किया धरा था वो उल्टा पड़ गया। वो नहीं सोचे थे कि ये वॉर उनके घर तक आएगी, और ये अंत में यही होता है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, और हमारे यहाँ पे ये एक एंशिएंट विजडम है कि दूसरों के घर में आग लगाने का सपना हमेशा अपने घर में सच्चा होता है। तो ईरान को इजराइल से कोई मतलब नहीं होना चाहिए था। दोनों के बीच में 1600 किलोमीटर की दूरी है। ईरान की इजराइल से क्या लड़ाई हो सकती है? ना टेरिटोरियल बनती है, ना कोई ईरान इजराइल का ये सपना है कि हम ईरान के ऊपर कब्जा करने जा रहे हैं। देन व्हाई ईरान इज एंटी टू इजराइल? उसका एक ही रीजन है, यहूदी से नफरत। तो ईरान को तो ये छोड़ना पड़ेगा। ईरान ने अपने कर्मों का फल भोगा है। आरजू जी, मैं इस बात से सहमत हूं, वरना आप देख लीजिए अगर ये एक इस्लामिक कंट्री के ऊपर अटैक होता तो सारे के सारे अरबी कंट्री एक हो जाते, इवन तुर्की एक हो जाता, और सब इजराइल को कंडेम करते। किसी ने इजराइल को कंडेम नहीं किया। आप ये बताइए क्या अरबों ने अभी तक इजराइल को कंडेम किया? नहीं किया है। ईरान को कंडेम किया? हाँ, ईरान को कंडेम किया उन्होंने। तो वो तो इसलिए किया है ना कि ईरान उन पे अटैक कर रहा है, गल्फ कंट्रीज पे, इसलिए वो ईरान के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो भाई तो हम वही कह रहे हैं ना, तो इजराइल ने तो अरब कंट्री पे अटैक नहीं किया ना। जब हिजबुल्लाह और हमास उसके ऊपर अटैक करते थे, या जब 7 अक्टूबर हुआ था, तो क्या इजराइल ने उसके बदले में सऊदिया पे, यूएई में, कतर में, बहरीन में मिसाइल मारनी शुरू कर दी थी? नहीं की थी। बल्कि उन्होंने जो टारगेटेड असैसिनेशन भी किया था वो ईरान के ऑफिशियल्स का, जब उनके पास फुल प्रूफ होता तो उन्होंने किया था। एक मिसाइल उन्होंने शायद यूएई में या कहीं मारी थी, मैं भूल गया, उसके ऊपर बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ था, और कतर में मारी थी। तो कतर ने ओआईसी का वो बुला लिया था इजलास, ओआईसी के लोगों को वो कर लिया था, कॉन्डमनेशन गया था। पाकिस्तान भी कूद के गया था, मुझे पता है। कूद के तो नहीं गया था, आराम से चल के गए थे सर। नहीं, कूद के गया था, हमें पता है ऐसे यूं करके कि हमें ओआईसी बुला रहे, ओआईसी बुला रहे। तो वही एक था जिसमें कतर के ऊपर उन्होंने हमला किया था। बाकी तो वरना आप ये बताइए ना, ईरान ने क्यों हमला किया यूएस, सऊदियों पे और यूएई ने? और इजराइल ने क्यों नहीं 7 अक्टूबर के बाद सऊदियों पे, यूएई पे, बहरीन पे हमला किया था? तो अभी तो ट्रम्प को भी अफसोस ही हो रहा होगा कि उसने खामखाई पंगे ले लिए, ईरान से जाके अपने बेटे की शादी तक में नहीं जा सका। देखिए, ये बात आपकी सच है कि ट्रम्प को ये तो एहसास हो गया कि वो फंस गए। ये मैं आपसे सहमत हूं आरजू जी, यू आर 100% राइट। वो कहते हैं ना, कोई काम शुरू करने से पहले सोचना चाहिए खत्म कैसे करेंगे। तो वॉर इन्होंने शुरू तो कर दी, इनको ये नहीं पता खत्म कैसे करनी है। नहीं, इनकी असेसमेंट गलत हो गई ना। इनकी असेसमेंट था कि वेनेजुएला में दे टेस्टेड वाटर,
They probed the water in Venezuela. Venezuela was a big. सियाने कौवे वाला हाल हुआ इनका। हाँ, वेनेजुएला में इन्होंने प्रोब किया वाटर को। इन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कुछ नहीं कहा, एवरीवन वाज साइलेंट। तो इनका मन बढ़ गया। उसके बाद जब ये इन्होंने लगा कि ईरान भी वेनेजुएला ही होगा, इन्होंने वही चीज ईरान पे ट्राई करी, बट लेने का देना पड़ गया। वही ना, ईरान इनके ख्याल से बहुत कमजोर था, जबकि ईरान के साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ईरान के साथ कहीं ना कहीं चाइना भी खड़ा था। ईरान को चाइना की और रशिया की हेल्प थी। चाइना देखिए किसी के साथ नहीं खड़ा है। चाइना ये बच्चों वाला काम करता है कि वो आपको कोऑर्डिनेट्स बता देगा या कुछ इस तरीके के फॉर्मूला बता देगा। अगर चाइना खड़ा होता तो आर्मी भेज देता, चाइना खड़ा होता बहुत बड़ा वेपन का कुछ वो भेज देता। कुछ नहीं भेजा चाइना ने। जो पुराना था इधर उधर से स्मगलिंग करके अगर आप कुछ भेजना चाह रहे हो उसकी क्या वैल्यू है। तो पॉइंट ये है कि चाइना की हेल्प तो किसी को ना मिले, भगवान भी ना करे कि चाइना किसी को हेल्प करे। आप समझ नहीं आरजू जी, क्योंकि आज चाइना जो खेल खेल रहा है ना, ये बात याद रखिएगा, चाइना के साथ भी वो खेल कभी होगा। जब चाइना भी किसी लड़ाई में फंसेगा ना, तो लोग दूसरे वाले की साइड में ऐसे ही हेल्प करेंगे जैसे आज चाइना कर रहा है। और चाइना को किसी से लड़ने का कोई वो नहीं है। They don't want to enter into war, they don't want to enter into any kind of, जिसे समझ लीजिए ऐसी एक्टिविटी जिससे कि उनका जो इकोनॉमी है वो बर्बाद हो जाए। वो कभी नहीं करेंगे ऐसा। ये बात आप जान लीजिएगा। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि कोई बहुत जबरदस्त हेल्प करी है इन्होंने। बाकी तो ये है कि समय है, वेट करिए। ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं बता।